अच्छा, एक सवाल है जो बचपन से मेरे दिमाग में घूमता रहा है। हम्म। कोई भी चीज, चाहे वो क्रिकेट की बॉल हो या मान लीजिए मेरा फोन, जब हाथ से छूटता है तो हमेशा नीचे ही क्यों जाता है? हाँ, ये तो है। वो ऊपर या साइड में क्यों नहीं चला जाता? सुनने में बहुत बचकाना सवाल लगता है, पर मुझे लगता है इसके पीछे हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा राज छुपा है। और ये सवाल सिर्फ बचकाना नहीं, बल्कि जीनियस वाला सवाल है। अच्छा। क्योंकि यही सवाल सदियों पहले एक इंसान के दिमाग में आया था और उसने सच में दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। वाह। आज हम इसी अदृश्य शक्ति यानी गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी की गहराई में उतरने वाले हैं। हम समझेंगे कि ये है क्या, ये काम कैसे करती है और क्यों इसके बिना हमारा वजूद ही शायद मुमकिन नहीं होता। बिल्कुल। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उस मशहूर सेब से और पहुंचते हैं चांद तक, जहां अंतरिक्ष यात्री हवा में तैरते हुए दिखते हैं। आज इन सारे क्यों का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले, ये गुरुत्वाकर्षण है क्या भला, एकदम आसान भाषा में? आसान भाषा में कहें तो गुरुत्वाकर्षण एक तरह का दोस्ती का रिश्ता है। दोस्ती का रिश्ता? हाँ, ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज दूसरी हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है। ये एक सार्वभौमिक आकर्षण बल है। पृथ्वी हमें खींच रही है, इसीलिए हम जमीन पर टिके हैं। ओके। चांद पृथ्वी को खींच रहा है, इसीलिए वो हमारे चारों ओर चक्कर काट रहा है। और सूरज तो पूरे सौर मंडल को खींच रहा है, इसीलिए सारे ग्रह अपनी अपनी जगह पर टिके हुए हैं। मतलब ये एक अदृश्य धागे जैसा है। बिल्कुल, जिसने पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांध रखा है। वाह, दोस्ती का रिश्ता, ये एनालॉजी बहुत अच्छी है। और इस रिश्ते की खोज का क्रेडिट हम सर आइजैक न्यूटन को देते हैं। हाँ। वो सेब वाली कहानी तो सबने सुनी है कि वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके सिर पर एक सेब गिरा। क्या ये कहानी सच में हुई थी? देखिए, कहानी में थोड़ा बहुत मिर्च मसाला हो सकता है, लेकिन इसका जो सार है वो बिल्कुल सच है। न्यूटन ने वाकई एक सेब को पेड़ से गिरते हुए देखा था। अच्छा। लेकिन जहां हम और आप शायद उसे उठाकर खा लेते, न्यूटन ने सोचना शुरू किया। उनका सवाल वही था जो आपका था कि ये नीचे ही क्यों आया? हाँ, ये सेब सीधा नीचे ही क्यों आया, अगल बगल या ऊपर क्यों नहीं गया? और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी वैचारिक छलांग लगाई। वो क्या थी? उन्होंने सोचा, जिस शक्ति ने सेब को नीचे खींचा, क्या ये वही शक्ति हो सकती है जो चांद को उसकी कक्षा में बनाए रखती है? ये तो कमाल की सोच है। मतलब एक छोटे से सेब के गिरने को हाँ, आसमान में घूम रहे चांद से जोड़ देना। उस जमाने में ये सोचना ही अपने आप में एक क्रांति रही होगी। बिल्कुल। यही तो न्यूटन की जीनियस थी। उन्होंने कहा कि ये दो अलग अलग ताकतें नहीं हैं, ये एक ही नियम है जो एक सेब पर भी लागू होता है और ग्रहों तारों पर भी। और यहीं से जन्म हुआ उनके सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम का, यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी। नहीं, ये ब्रह्मांड को चलाने वाली रूल बुक का, समझिए, पहला पन्ना था। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल लॉ कहता क्या है? यहाँ पर चीजें थोड़ी टेक्निकल होने लगती है ना? हाँ, पर इसे समझना बहुत दिलचस्प है। न्यूटन का नियम दो बहुत ही सरल बातें कहता है। ओके। पहले, कि दो चीजों के बीच का आकर्षण बल उनके द्रव्यमान यानी मास पर निर्भर करता है। मास पर? हाँ, जिस चीज का मास जितना ज्यादा होगा वो उतनी ही ज्यादा ताकत से खींचेगी। इसीलिए हमें पृथ्वी का खिंचाव तो महसूस होता है, लेकिन हमारे पास रखी मेज या कुर्सी का नहीं। अच्छा, क्योंकि उनका मास पृथ्वी के मुकाबले कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ओके, ये तो समझ आता है। ज्यादा मास मतलब ज्यादा पावर। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात दूरी के बारे में है। नियम कहता है कि चीजों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, उनके बीच का आकर्षण बल उतना ही तेजी से कम होता जाएगा। तेजी से? हाँ, और ये कोई मामूली कमी नहीं है। इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। अरे बाप रे, ये तो भारी भरकम शब्द आ गया, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका क्या मतलब हुआ? चलिए इसे एक टॉर्च की रोशनी से समझते हैं। ठीक है। जब टॉर्च को दीवार के पास रखते हैं तो रोशनी का गोला छोटा और बहुत तेज होता है। हाँ। जैसे ही आप दीवार से दूर जाते हैं, वही रोशनी ज्यादा बड़े हिस्से में फैल जाती है, लेकिन उसकी चमक कम हो जाती है ना? वो धुंधली हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप दो चीजों के बीच की दूरी को दोगुना कर दें, तो उनके बीच का बल आधा नहीं बल्कि 4 गुना कम हो जाएगा। 4 गुना? हाँ। मतलब अगर दूरी दोगुनी हुई, हाँ, तो बल 2 का स्क्वायर, हाँ, यानी 4 गुना कम। हाँ, और अगर दूरी 3 गुना हुई तो हाँ, बल 3 का स्क्वायर, यानी
9 गुना कम हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत तेजी से कम होता है। एग्जैक्टली इसी को एक फॉर्मूले में पिरोया गया है। F = G × M1 × M2 d²। ये सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है। हाँ, पर ये वही कहानी कह रहा है जो हमने अभी समझी। F वो बल है, M1 और M2 दोनों चीजों का मास है, और d² वही दूरी का खेल है। और ये G क्या है? G बस एक नंबर है, एक नियतांक जो इस फॉर्मूले को बैलेंस करता है। तो इस एक लाइन के फॉर्मूले ने हाँ, इस एक लाइन में हमें ग्रहों की चाल से लेकर आकाश गंगाओं के बनने तक को समझने की ताकत दे दी। ये वाकई कमाल है। और ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, हम इसे हर पल हर सेकंड महसूस करते हैं। बिल्कुल। जैसे बारिश की बूंदों का नीचे गिरना या नदी का पहाड़ों से नीचे की ओर बहना, ये सब इसी नियम की वजह से हो रहा है। बिल्कुल, ये हमारे वजूद का आधार है। सोचिए, अगर गुरुत्वाकर्षण जरा सा भी कमजोर होता तो शायद हमारे ग्रह का जो वायुमंडल है वो अंतरिक्ष में उड़ गया होता। हाँ, उड़ गया होता। और अगर ये जरा सा मजबूत होता तो शायद तारे और ग्रह बनते ही नहीं, सब कुछ एक दूसरे में समा जाता। ये एकदम परफेक्ट बैलेंस में है। आपने अभी मास यानी द्रव्यमान शब्द का इस्तेमाल किया। और यहीं पर एक कंफ्यूजन शुरू होता है जो मुझे स्कूल में हमेशा होता था। मास और वेट यानी द्रव्यमान और भार। हाँ, ये बहुत आम कंफ्यूजन है। हम तो आम बोलचाल में दोनों को एक ही तरह इस्तेमाल करते हैं। मेरा वजन 70 किलो है, मतलब मेरा मास 70 किलो है। क्या ये सही है? ये बहुत ही आम और कहूँ तो मजेदार कंफ्यूजन है, और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। विज्ञान की नजर में द्रव्यमान और भार दो पूरी तरह से अलग चीजें हैं। चलिए आज इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझा देते हैं। हाँ प्लीज, ये तो बहुत बड़ा काम होगा। ठीक है, तो पहले द्रव्यमान मास को पकड़ते हैं। ओके। द्रव्यमान का मतलब है कि किसी चीज के अंदर सामान कितना है, स्टफ, मतलब उसमें एटम्स कितने हैं, पदार्थ की मात्रा कितनी है। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल? हाँ, मतलब ये कभी नहीं बदलती, चाहे कोई व्यक्ति पृथ्वी पर हो, चांद पर हो या गहरे अंतरिक्ष में तैर रहा हो, उसका मास हमेशा एक ही रहेगा, और इसे हम किलोग्राम यानी केजी में मापते हैं। ओके, तो मास मतलब किसी के अंदर कितना सामान है और वो फिक्स है। ठीक है। तो फिर भार क्या है? भार कोई प्रॉपर्टी नहीं है, भार एक बल है। एक बल? हाँ, भार का मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण आपको कितनी ताकत से नीचे खींच रहा है। ये एक रिश्ता है आपके और उस ग्रह के बीच जिस पर आप खड़े हैं। अच्छा। क्योंकि ये खिंचाव की ताकत जगह जगह बदलती है, इसलिए किसी का भी भार बदल सकता है। और क्योंकि ये एक बल है तो इसकी सही इकाई न्यूटन है, किलोग्राम नहीं। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। मतलब जब मैं वजन तोलने वाली मशीन पे खड़ा होता हूँ और वो 70 किलो दिखाती है, तो वो असल में क्या बता रही है, मेरा मास या मेरा वेट? बेहतरीन सवाल। वो मशीन असल में भार को यानी किसी के ऊपर लग रहे गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव को माप रही है। तो फिर वो केजी क्यों दिखाती है? क्योंकि हम सब पृथ्वी पर रहते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण लगभग एक जैसा है, तो वो मशीन चालाकी से उस भार को मास की यूनिट यानी किलोग्राम में बदल कर दिखा देती है ताकि हमें समझने में आसानी हो। अच्छा, तो वो एक तरह का अनुमान है। मतलब अगर मैं उसी मशीन को लेकर चांद पर चला जाऊं तो क्या होगा? तब असली मजा आएगा। क्या होगा? आपका मास तो उतना ही रहेगा क्योंकि आपके शरीर में सामान तो कम नहीं हुआ, लेकिन चांद का मास पृथ्वी से बहुत कम है, इसलिए उसकी खींचने की ताकत भी लगभग 6 गुना कम है। 6 गुना कम? हाँ, तो वो मशीन दिखाएगी कि आपका वजन सिर्फ 11-12 किलो के आसपास है। भार बदल गया पर द्रव्यमान वही रहा। वाह, अब जाकर ये कॉन्सेप्ट साफ हुआ। तो भार एक तरह का फील है कि हमें कितना भारी महसूस हो रहा है, और वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम कहाँ हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वजह है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन में तैरते हैं। हाँ, वहां गुरुत्वाकर्षण खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी काफी मजबूत है, लेकिन वो और स्टेशन दोनों एक साथ पृथ्वी की ओर गिर रहे हैं। इसे ही मुक्त पतन, फ्री फॉल कहते हैं। अच्छा, वो गिर रहे हैं? हाँ, एक लगातार गिरने की स्थिति में है, और इसी वजह से उन्हें भारहीनता या वेटलेसनेस महसूस होती है। फ्री फॉल यानी मुक्त पतन, इसका मतलब है जब कोई चीज सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के असर में गिर रही हो। हाँ, जैसे किसी ने प्लेन से छलांग लगा दी हो पैराशूट खोलने से पहले। बिल्कुल। और यहाँ एक और हैरान करने वाली बात है, जब कोई चीज फ्री फॉल में होती है तो उसके गिरने की रफ्तार हर सेकंड एक तय मात्रा में बढ़ती जाती है। अच्छा। इसे गुरुत्वीय त्वरण या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, जिसे हम जी से दिखाते हैं।
पृथ्वी पर इसकी वैल्यू लगभग 9.8 ms² है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये सुनने में फिर से टेक्निकल लग रहा है। इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत आसान है। मान लीजिए आपने छत से एक पत्थर गिराया। 1 सेकंड बाद उसकी रफ्तार 9.8 मीटर प्रति सेकंड होगी। अगले सेकंड उसकी रफ्तार में 9.8 और जुड़ जाएगा, यानी वो 19.6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। अरे! तीसरे सेकंड में वो 29.4 मीटर्स प्रति सेकंड हो जाएगी। मतलब हर सेकंड वो और तेज होती जाएगी। यही जी है जो गिरने वाली चीजों को इतनी खतरनाक रफ्तार दे देता है। और क्या ये जी हर चीज के लिए एक जैसा होता है? मतलब अगर मैं एक भारी पत्थर और एक हल्का पंख एक साथ गिराऊं, तो क्या वो एक ही रफ्तार से नीचे आएंगे? ये तो नामुमकिन लगता है। असल दुनिया में तो पत्थर पहले गिरेगा। आपका सवाल बिल्कुल सही है, और इसी सवाल ने सदियों तक वैज्ञानिकों को उलझाए रखा। महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने कहा कि अगर हम हवा के प्रतिरोध यानी एयर रेजिस्टेंस को हटा दें, हवा को हटा दें, हाँ, तो एक भारी पत्थर और एक पंख दोनों बिल्कुल एक ही रफ्तार से गिरेंगे और एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। क्या सच में? ये यकीन करना मुश्किल है। इसे साबित भी किया गया है। अपोलो 15 मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर, जहां हवा नहीं है, एक हथौड़ा और एक पंख एक साथ गिराया। चांद पर? हाँ, और लाखों लोगों ने टीवी पर लाइव देखा कि दोनों चीजें एक ही समय पर चांद की सतह से टकराईं। ये गुरुत्वाकर्षण का सबसे खूबसूरत प्रदर्शन था। तो असल दुनिया में पंख धीरे धीरे क्यों गिरता है? क्योंकि हवा उसे नीचे आने से रोकती है, उसे एक तरह का सहारा देती है। ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से नहीं होता। ये तो वाकई दिमाग हिला देने वाली बात है। इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण भेदभाव नहीं करता। बिल्कुल नहीं। वो हर चीज को, चाहे वो हल्की हो या भारी, एक बराबर ही खींचता है। हमारा रोज का अनुभव तो बस हवा का एक धोखा है। एकदम सही। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो हमने एक अदृश्य शक्ति के बारे में जाना जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। हमने न्यूटन के उस जीनियस मोमेंट को समझा जब उन्होंने एक सेब को चांद से जोड़ा। फिर हमने उसके काम करने के नियम को जाना कि मास और दूरी कैसे इस बल को कंट्रोल करते हैं। और हमने मास और वेट के बड़े कंफ्यूजन को भी दूर किया। मास वो है जो आप है, वेट वो है जो आप महसूस करते हैं। सही। और अंत में हमने देखा कि फ्री फॉल में हर चीज, चाहे वो हथौड़ा हो या पंख, एक बराबर होती है। ये वाकई एक गहरी और दिलचस्प यात्रा थी। जाते जाते क्या कोई ऐसा सवाल है जो आप हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहेंगी, जिस पर वो सोच सकें? बिल्कुल। अंत में एक पहेली पर लौटते हैं। न्यूटन का नियम कहता है कि ब्रह्मांड की हर दो चीजें एक दूसरे को खींच रही हैं। हर दो चीजें? हाँ। अगर ऐसा है तो जिस कमरे में लोग बैठे हैं वहां मौजूद मेज, कुर्सी, लैपटॉप, यहाँ तक कि पास में बैठा कोई दूसरा इंसान, ये सब एक दूसरे को अपनी ओर क्यों नहीं खींच लेते? हाँ, ये तो है। सब कुछ आपस में चिपक क्यों नहीं जाता? बिल्कुल। अगर हर चीज में आकर्षण है तो ये हमें रोज महसूस क्यों नहीं होता? ये तो सच में सोचने वाली बात है। शायद इसलिए क्योंकि पृथ्वी का खिंचाव बहुत ज्यादा है जो इन छोटे मोटे आकर्षणों पर हावी हो जाता है। आप जवाब के काफी करीब हैं। इसका असली राज न्यूटन के उसी फॉर्मूले F = G × m1 × m2 / d² में छुपा है। उस फॉर्मूले में? हाँ, खास तौर पर उस G में जिसे हमने सिर्फ एक बैलेंस करने वाला नंबर कहा था। उस G की वैल्यू इतनी छोटी, इतनी ज्यादा छोटी है कि बल को महसूस होने लायक बनाने के लिए कम से कम एक चीज का मास बहुत बहुत ज्यादा होना चाहिए, जैसे कि कोई ग्रह। वाह! सोचिएगा इस पे।